गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पर साइंस की क्लासेस को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके बीच में जो है वो केमिस्ट्री के एक अंतिम क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी क्लासेस इससे पहले पढ़ ली और लगभग मैंने पूरा कोर्स कवर कर लिया है। और ये जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ, ये कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं लास्ट में। उसमें सारे के सारे मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं वो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनको छोड़ना ठीक नहीं है, इनके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी जो पोर्टल चैनल है, इस पर आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि EVS हो गया, NBS हो गया, DSSB हो गया, CTET हो गया, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। SSC बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के जो है वो वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको किस प्रकार से नोट्स मिलेंगे और उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है ना, तो मैं लास्ट क्लास में आपको केमिस्ट्री की जो है वो आपके वो पढ़ाया था, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया था। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें कुछ आज इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह गई है कि जो कार्बनिक कुछ यौगिक हैं और उनके स्रोत हैं वो मैं बताना भूल गया। तो आज मैं वही बताना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं एक तरफ बताता हूँ कार्बनिक यौगिक और दूसरे उनके स्रोत। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जैसे इसमें पहला है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, तो जो फॉर्मिक एसिड है इसका जो स्रोत है ये है चींटी का डंक। चींटी का डंक। ठीक है, उसके बाद है आपका सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे हो गया आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, मौसमी, जो भी खट्टे फल है, नारंगी हो गया, इन सब में जो है वो क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो मुख्यतः पाया जाता है पालक में। ठीक है, उसके बाद है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये पाया जाता है हरे पत्ते और मूत्र में, यूरिन। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है वो है टार्टरिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। टार्टरिक जो अम्ल है वो पाया जाता है आपका टमाटर में, इमली में। उसके बाद नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल। ये तो आप सब जानते हैं किसमें पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है ये लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके अलावा ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक अम्ल या एसिड, ये गेहूं में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड ये पाया जाता है आपका सिरका, या जिसको आप विनेगर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं और उनके नेचुरल सोर्सेज हैं कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको याद भी रखना है ये चीज़। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम, ठीक है ना। ये दो शब्दों से बना है आपका पेट्रो प्लस ओलियम। यहां पर जो है वो पेट्रोलियम में ये पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी कि चट्टान वाला तेल, या इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोल को रॉक ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल। क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है सबसे ऊपरी पर, उसके नीचे जो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, उनके बीच से जो है वो क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ को निकाला जाता है। और उस पदार्थ को जो निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल, है ना। इस कच्चे तेल को क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके द्वारा इससे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, आपका केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो तेल की ये सोर्सेज होते हैं, चट्टान, यहाँ से आपको मिलती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। उसके अलावा जो है वो लुब्रिकेंट्स, जो इंजन ऑयल वगैरह जो गाड़ी में यूज होता है, वो सारे लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं किसके, एकमात्र इसके पेट्रोलियम पदार्थ के, जो कि हमारे चट्टानों से निकलता है। और इसको हम, इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड या काला सोना, है ना। क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक एलिमेंट है, और इसका अभी तक कोई विकल्प नहीं मिला है, ठीक है। इस वजह से जो है इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है, और इस वजह से इसकी कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। तो क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा रहती है। आप सब जानते हैं कि जो आज के समय में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका लगभग 60 से 70% जो हिस्सा है, 60% के आसपास, वो कौन सी कंट्रीज कवर करते हैं, ओपेक कंट्रीज जो है वो कवर करते हैं। ओपेक जो है वो उनका एक संगठन है जिसका नाम है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, टर्की में, ठीक है ना, ओपेक कंट्रीज का। तो ये जो है वो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जितनी भी हैं सऊदी अरब के अंडर में, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है, जो कि क्या करते हैं, पूरे दुनिया में तेल की जो कीमतें हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखती है, ठीक है ना। अब ये जो तेल का कुआं है, सबसे पहले वो कहाँ खोजा गया, मतलब सबसे पहले क्रूड ऑयल का खोज कहाँ हुई, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसकी खोज सऊदी में हुई हुई, नहीं, ऐसा नहीं। 1859 ईस्वी में एक वैज्ञानिक, एक कर्नल ड्रेक, इन्होंने जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर जो है वो क्या किया, सबसे पहला जो पेंसिल्वेनिया उनका एक स्टेट है, जैसे हमारे स्टेट होते हैं, वहां पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्रूड ऑयल का खोज की, और उसके एक तरह से उसके कुएं की खोज की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले कहाँ खोजा गया, तो यूएसए में खोजा गया, ठीक है। तो अब आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि पेट्रोलियम क्या चीज होती है, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है, वो होता है नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना। तो नॉकिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, नॉकिंग जो है वो रिलेटेड है किसी भी फ्यूल से, ठीक है ना, किसी भी फ्यूल से, कोई भी ईंधन हो। तो जो फ्यूल होता है वो जब जलता है, ब्रस्ट होता है, तो क्या करता है, वो एनर्जी जो उससे प्रोड्यूस होती है उसको वर्क में कन्वर्ट करता है, उसको कार्य में बदलता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा कि कुछ ना कुछ जो है वो मेटेलिक साउंड को प्रोड्यूस करेगा,
मेटालिक साउंड को प्रोड्यूस करेगा विस्फोट के ध्वनि के साथ। तो जो ये मेटालिक साउंड होता है ये क्या करता है, उसकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देता है, उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये फ्यूल है ये खराब फ्यूल हो जाएगा अगर इसकी जो है वो है उसमें नॉकिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। और ऑक्टेन नंबर जो है वो ठीक इसके विपरीत है। ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ऑक्टेन नंबर अगर ज्यादा होगा किसी भी फ्यूल का तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगी, नॉकिंग कम होगी, समझ गए। यानी कि उसमें जो है वो विस्फोट होने पर या उसमें क्या होने पर, उसको जलाने पर, ब्रस्ट करने पर जो है वो मैक्सिमम जो अपनी एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा, वेस्ट नहीं करेगा ड्यू टू मेटालिक साउंड, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो जितना अच्छा फ्यूल होगा, जितना अच्छा फ्यूल उसका हायर क्या होगा, ऑक्टेन नंबर। जैसे कि जो एरोप्लेन होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, हायर ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल होता है, इसीलिए उसको क्या वो क्या आता है, महंगा आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा रिफाइन होता है और दूसरी बात उसमें ऑक्टेन नंबर उसकी हाई होती है और वो मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और इसको बढ़ाने के लिए जैसे कोई भी जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल में अगर आपकी नॉकिंग हो रही है तो उसमें नॉकिंग को हटाने के लिए क्या किया जाता है, एंटी नॉकिंग जो है वो एक सब्सटेंस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको डालने से यौगिक के अंदर क्या होता है, नॉकिंग कम हो जाती है, समझ गए। एंटी नॉकिंग जो सब्सटेंस है उसका जो एक उदाहरण है वो है TEL। TEL है ट्राई इथाइल लेड। ये एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट माना जाता है जो कि क्या करता है, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है आपका नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर हमेशा हाई होना चाहिए किसी भी फ्यूल का, तभी उसको क्या माना जाएगा, एक अच्छा फ्यूल, एफिशिएंट फ्यूल माना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्टेन नंबर। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका LPG। तो LPG के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। LPG क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। जो गैस होती है जिसमें मुख्य रूप से है आपकी ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ये जो गैसें होती हैं ये क्या होती हैं, इनको एक हाईली कंप्रेसिबल होती है। इनको जब कंप्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो उसके बाद इनको सिलेंडरों में स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद घरों की जो रसोई है वहां में इसको एज अ फ्यूल, क्लीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो मुख्य अवयव है LPG का वो है ब्यूटेन, ठीक है ना। और इसमें क्योंकि ये एक कैसी है, रंगहीन गैस है और गंधहीन गैस है, तो इसीलिए जो है इसका रिसाव होने पर पता नहीं चलेगा। तो रिसाव से बचने के लिए इसमें जो है एक अशुद्धि मिलाई जाती है वो है मिथाइल मरकप्टेन, जिससे कि क्या हो, लीक होने पर जो है उसमें एक, क्योंकि इसमें एक गंध आती है, आपने देखा होगा जैसे सिलेंडर लीक होता है हमें पता लग जाता है, क्योंकि वो जो गंध है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो वो गंध जो है वो किसकी होती है, मिथाइल मरकप्टेन की होती है, ठीक है ना। जो उसमें ऐड किया जाता है वो कोई भी फ्यूल का पार्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें वो ऐड किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पज, ठीक है ना। तो ये है आपका LPG। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है CNG। तो CNG है वो क्या है, कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, ठीक है ना। सीएनजी का जो 80 से 90% भाग होता है वो होता है मीथेन, CH4। पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा, पेट्रोल व डीजल की अपेक्षा ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, इनका 70 to 80% कम उत्सर्जन करता है, समझ गए। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, एक क्लीन फ्यूल, अपेक्षाकृत पेट्रोल डीजल से ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है सीएनजी का। इसीलिए जो है वो सीएनजी के को क्या है, पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पे जो है वो आजकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर में इस प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इस कौन सा, जो सीएनजी फ्यूल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या है और इसीलिए वहाँ पर सीएनजी को लागू किया गया, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल होते हैं उनको ये पॉल्यूटेंट उनको ये कम रिलीज करता है अपेक्षाकृत। पूरी तरीके से साफ तो नहीं करता है, कम ऐसा तो नहीं बिल्कुल रिलीज नहीं करता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल से काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आने वाले टाइम पे जो है वो सीएनजी की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो सीएनजी है वो बनता कैसे है, जो सीएनजी है वो उसका जो उत्पादन है वो पेट्रोल और डीजल से, हाँ, इसका जो उत्पादन है वो भी क्या होता है, पेट्रोल और डीजल के बायो प्रोडक्ट्स के रूप में ही होता है, ठीक है ना, सीएनजी का इस्तेमाल। तो ये है आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका गैसोहॉल। तो जो गैसोहॉल है ये होता है आपका पेट्रोल प्लस एल्कोहल। पेट्रोल होता है 90%, एल्कोहल होता है 10%, और ये जो बनता है ये बनता है गन्ने से, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में इसको एक तरह से विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। पेट्रोल जो है वो उसकी खपत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो भारत सरकार भी क्या चाहती है कि हम क्या करें, जो किसान है वो अपने गन्ने का प्रयोग क्या करें, एल्कोहल बनाने में खर्च करें, और उस एल्कोहल को हम फिर पेट्रोल में मिक्स कर दें। तो क्या होगा, हमारी जो पेट्रोल की खपत है वो घट जाएगी और हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट पे खर्चा होता है पेट्रोल के, वो थोड़ा कम हो जाएगा। सालाना अगर इसमें जो है वो हमारे देश में जो है वो जितना भी पेट्रोल यूज़ होता है, जितना भी फ्यूल यूज़ होता है, उसमें अगर हर फ्यूल में ये 10% जो है इसको मिलाने लग जाएं, तो उसके बाद जो है वो लगभग सालाना 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, समझ सकते हैं आप। तो ये इसीलिए इसका जो है अल्टरनेटिव तौर पे इसका इस्तेमाल की बात की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैसोहॉल कहते हैं। कि 10% उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है ना, इतनी जो है मांग नहीं जितना प्रोडक्शन है, तो उस प्रोडक्शन को जो है वो अब गवर्नमेंट चाहती है कि क्या है, एल्कोहल बनाने में डाइवर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेट्रोल में यूज हो पाए, ठीक है ना। तो ये है आपका गैसोहॉल, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास बात हम करने वाले हैं वो है साबुन और अपमार्जक, ठीक है ना। तो जो साबुन होते हैं ये क्या होते हैं, हाई फैटी एसिड ऑफ सोडियम साल्ट। सोडियम जो लवण होता है उसके उच्च वसीय एसिड होते हैं, कौन, साबुन, ठीक है ना। इसको एग्जांपल से समझ लिए, जैसे C15H31 COONE, ये एक साबुन है जिसका नाम है सोडियम पोमेटेट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C15 कार्बन की एक लंबी चेन है और उस पर जो है वो सोडियम का सॉल्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हायर फैटी एसिड है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन होते हैं और उच्च वसा इनमें होती है, हाई फैट होता है।
तो उसी से बनता है आपका साबुन। अब डिटर्जेंट क्या होता है? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर या जो वाटर होता है, उसमें क्या होता है? हैवी मिनरल्स होते हैं, और जो उसके कारण से जो है साबुन क्या नहीं होता है, कपड़े धोने के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। क्योंकि वो जो कपड़े धोने के लिए जो है वो जो नॉर्मल साबुन होता है वो क्या नहीं देता है, झाग नहीं देता है। ठीक है ना, जब झाग नहीं देगा तो मैल भी नहीं हटाएगा। तो इस वजह से जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? डिटर्जेंट या अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हार्ड वाटर है, जो कठोर जल है, जिसमें कि क्या है, हाई मिनरल्स होते हैं, उनके साथ भी ये क्या करता है, एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ है, उसको बनाता है, जिसके कारण से मैल उसके साथ निकल आता है, और इस कारण से ये झाग देने लग जाता है किसमें? हार्ड वाटर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कपड़े धोने के लिए क्या है, अपमार्जक या डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वहां पर जो है वो कौन सा जो ये साबुन होता है, सोप होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो झाग देने में सक्षम नहीं है। समझ गए? तो डिटर्जेंट्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पानी में स्थित मिनरल्स होते हैं, हैवी लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण, वो क्या करते हैं, वो साबुन के साथ तो एक घुलनशील पदार्थ बना देते हैं। तो सामान्य मैल तो ये शरीर का निकाल सकते हैं, लेकिन कपड़े की जो हैवी मैल होती है या पानी के साथ जो है वो, क्योंकि उसमें हैवी फैट मिनरल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, उसके साथ एक अघुलनशील पदार्थ बना देता है, जिसके कारण से उसका मैल निकलना मुश्किल हो जाता है, और वो साबुन के साथ झाग ही नहीं देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके डिटर्जेंट एंड सोप्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका प्लास्टिक। ठीक है ना? तो प्लास्टिक क्या होता है? एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, एथिलीन, प्रोपिलीन, इन सभी के ये क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। ठीक है ना? ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एथिलीन का मॉलिक्यूल हो गया, प्रोपिलीन हो गया, एथिलीन मतलब होता है ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे मॉलिक्यूल जो है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको आपस में जो है श्रृंखलाबद्ध होकर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ते जाते हैं और अपने आप को रिपीट करते जाते हैं। तो उससे उस घटना को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और उससे जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है ना? तो जो प्लास्टिक है वो भी एक क्या है? पॉलीमर है या बहुलक है। ठीक है ना? और ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा जो है वो थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। ठंडा होगा तो कठोर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो थर्मोप्लास्टिक है उसको हम क्या कर सकते हैं? कितनी भी बार भी उसको अलग अलग जो आकृतियां हैं उसमें ढाला जा सकता है। ठीक है ना? उसको पुनः गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, फिर दूसरी आकृति में डाल सकते हैं, फिर इस प्रकार से ये मल्टीपल बार इसमें प्रोसेस को किया जा सकता है, किसमें? थर्मोप्लास्टिक में। ठीक है ना? थर्मोप्लास्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण है पॉलीथीन। पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, है ना, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन हो गया, सॉरी, है ना? ये जो प्लास्टिक होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है? दूसरे हमारे पास जो प्लास्टिक होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको याद रखने का तरीका यही है। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि वो एक बार अगर उनको गर्म कर दिया, उसके बाद किसी शेप में डाल दिया, तो वो उस शेप में सेट हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ना?
यानी उनको दोबारा से गर्म करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, किसी भी आकृति में नहीं डाला जा सकता। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है ना। तो जो बेकेलाइट प्लास्टिक होता है जिसका प्रयोग होता है, जैसे कि आपके हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर है उसका ढक्कन देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है, एक बार उसको वो जिस शेप में डाल दिया गया है ढक्कन के, अब आप उसको कितना भी गर्म कर लीजिए वो खराब हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता है ना। इसी प्रकार से जो कैबिनेट बने होते हैं, ये टीवियों के कैबिनेट, जैसे रिमोट जिससे बनता है, मोबाइल के कवर हो गए, बैटरीज हो गई, ये क्या चीज़ है, जैसे कंप्यूटर की बैटरी हो गई, ये क्या है, ये एक बार अगर ये प्लास्टिक से चीज़ें बन गई, इनको आप दोबारा गर्म करके यूज़ में नहीं ला सकते, यानी ये नो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये बदल जाता है किसमें, ई कचरा बोलते हैं इसको। ये ऐसा आइटम बन जाता है जिसको क्या नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं। इसीलिए क्योंकि वो क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको वंस इन द टाइम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्लास्टिक। इसमें ये दो चीजें ही पूछी जाती हैं अक्सर कि थर्मो प्लास्टिक या थर्मो क्या होता है, या उदाहरण देके पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास चीजें हैं वो है रबड़, ठीक है ना। रबड़, रबर, जो रबर है भाई वो एक मुख्य फसल है, आपको पता है व्यापारिक फसलों में से एक मानी जाती है, ठीक है ना, कमर्शियल। तो जो ये इसका सबसे पहले जो उत्पादन है ये कहां पर होता है, इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो देश है उन्हीं में इसका प्रोडक्शन सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो इक्वेटर साउथ अमेरिकी जो कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है ना, आपके अर्जेंटीना हो गया, इन सब कंट्रीज में ये शुरुआत में एज एक जंगली पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसको वहां से प्राप्त किया जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद के सालों में ये जो है एक तरह से ये भारत के आगे की जो देश हैं जिनको हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, जिसमें जैसे इंडोनेशिया हो गया, आपके ये थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब कंट्रीज में मुख्य रूप से इसका प्रोडक्शन होने लग गया, किसका, रबड़ का, ठीक है ना। तो रबड़ को जो प्राप्त किया जाता है वो किससे भी प्राप्त किया जाता है, रबड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, रबड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिससे एक दूध निकलता है, उस दूध को क्या कहते हैं, हम लैटेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दूध टाइप का एक निकलता है उस पेड़ से, और उसको क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। उस लैटेक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे रबड़ बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका रबड़। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक रबड़, नेचुरल, ठीक है। तो जो नेचुरल रबड़ है उसका वो बहुलक है किसका, आइसोप्रीन का, यानी आइसोप्रीन जो है वो मेन सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, इस लेटेक्स या इस दूध में पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि पेड़ों से निकाला जाता है, और उसी का जो है वो पॉलीमराइजेशन करके फाइनली किस रबड़ में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक रबड़। ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है एक प्राकृतिक रबड़, यानी आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबड़, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा होता है इसमें जो कि हम प्रयोगशाला में या सिंथेसिस करके बनाते हैं, उसको कहते हैं आप सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक जो रबड़ है उसको बनाने का श्रेय जाता है मैथ्यूज और हैरिस, ठीक है ना। इसको बनाने का श्रेय जाता है मैथ्यू और हैरिस नाम के दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेचुरल रबड़ है आइसोप्रीन, इसको जो है वो गर्म किया, इसके साथ सोडियम के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर, और उससे क्या है, इन्हें एक नए प्रकार का रबड़ प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, सिंथेटिक रबड़, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोडियम के साथ गर्म करके इन्होंने एक सिंथेसिस करके रबड़ को बनाया था, इसने मैथ्यूज और हैरिस ने, ठीक है ना।
उसके बाद में वर्तमान में जो है वो जो सबसे ज्यादा चलन में है वो कौन सा है, वल्कनाइज्ड रबड़ होते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़। वल्कनाइज्ड रबड़ का मतलब होता है कि जो रबड़ है उसमें जो है वो क्या मिला देते हैं, सल्फर की अशुद्धि को मिला देते हैं, सल्फर को मिला देते हैं। तो सल्फर मिलाने से क्या होता है, जो रबड़ है वो बन जाता है, थोड़ा क्या होता है, कठोर बन जाता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी बन जाता है। तो ये जरूरी क्यों है कि जो नेचुरल रबड़ है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे आप चीजें नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसे कमर्शियली प्रयोग करना है, जैसे कि टायरों का निर्माण करना है, वायुयान के टायर बनाने हैं, गाड़ी के टायर बनाने हैं, कुछ भी और जो चीज रबड़ से इस्तेमाल होती है वो बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मजबूती चाहिए। तो उस मजबूती के लिए ही हम उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर की अशुद्धि, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं, ठीक है ना। और वे एक प्रकार का सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका रबर और उसकी खेती, ठीक है। इसमें जो सिंथेटिक रबर है उसमें और उदाहरण है आपके, इसके मैं एक दो उदाहरण और बता देता हूं आपको। तो पॉलीस्टायरीन, इसके और उदाहरण है, सिंथेटिक रबर है पॉलीस्टायरीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है ना, ये है। और उसके अलावा है नियोपिन, नियोपिन, थायोकॉल, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंथेसिस रबड़ के टाइप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो ये ब्यूना एस और ब्यूना एन, इनके बारे में ही पूछा जाता है कि ये क्या चीज है। तो ये क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। तो ये है आपका रबड़, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका रेसे या फाइबर, ठीक है। तो रेसे या फाइबर क्या होता है, ये एक क्या है, पॉलीमर है, जिसके कि क्या होते हैं, वेरियस यूजेस होते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को बहुत बार जोड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाई दी जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेसे या फाइबर कहते हैं। और इसके वेरियस यूजेस समझे जाते हैं। इसकी सबसे पहले एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है आपका सबसे पहले नायलॉन, ठीक है ना। तो जो नायलॉन है वो क्या है, फर्स्ट फाइबर, पहला फाइबर है जिसकी खोज किसने की थी, मनुष्य ने की थी, ठीक है ना। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जुराब उनमें किया जाता है आपके, और आपके जो दांत टूथ ब्रश है, दांतों का ब्रश है, उसमें जो उसके जो ब्रश होते हैं वो किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। उसके अलावा जो आपके पर्वतारोही जो है रस्सी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जो बैग होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। ऐसे करके इसके जो है वो वेरियस इस्तेमाल होते हैं, किसके, नायलॉन के। जो कि पहला ये पूछा जाता है कि पहला रेशा जो मानव ने आविष्कार किया वो कौन सा है, तो नायलॉन है, ठीक है ना। ये है नायलॉन। नेक्स्ट जो हमारे पास रेशा है वो है आपका रेयान, रेयान। तो जो रेयान है वो एक सॉफ्ट रेशा है जिसका निर्माण होता है किससे, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। जो ये रेयान है इसका इस्तेमाल होता है कपड़ों में, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स में होता है। उसके अलावा कालीन उद्योग जो है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। उसके अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये है थर्ड जो है इसमें वो है आपका पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टर। तो ये आप ज़्यादा कुछ इसमें यूज इसका याद रखिए, पॉलीस्टर। तो जो पॉलीस्टर है उसका यूज है आपका जो पाल नौकाएं होती हैं में पाल निर्माण पर, ठीक है ना। पाल नौकाएं क्या होती हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा सा तिरपाल होता था, वो समंदर में चलती थी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखे होंगे आपने, उसमें जो बड़ी ऊपर ऊपर बड़ी सी तिरपाल से लगी होती थी वो पॉलीस्टर की ही बनी होती है, ठीक है ना।
उसके अलावा आपने देखा होगा कि पैरासूट में जो है वो ऊपर जो बड़ी सी छतरी होती है वो जो है वो इसी पॉलिस्टर की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का फाइबर है, ठीक है ना। तो ये है आपका फाइबर या रेसे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका विस्फोटक या एक्सप्लोसिव। तो जो एक्सप्लोसिव है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आरडीएक्स। आरडीएक्स जो है वो सबसे ज्यादा बृहद स्तर पर इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव है, आप सब जानते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, एक्स का मतलब होता है एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। इसका जो केमिकल नाम है वो काफी बड़ा है। केमिकल नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइड। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइड, ठीक है ना। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। बहुत एक्सप्लोसिव जो है वो एक तो बहुत ज्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बृहद स्तर पर होता है। लगभग 1500 कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी अगर आरडीएक्स है तो 1500 कैलोरी के आसपास सीधे सीधे एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो बृहद स्तर पर जो है आतंकवादी जो घटनाएं होती है उसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो और क्या खास बात है इसकी, ठीक है। जर्मनी में सबसे पहले खोज हुई थी 1899 में, ठीक है ना। तो इतना काफी है इसमें। दूसरा जो हमारे पास एक्सप्लोसिव है वो है टीएनटी। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टॉलविन। ट्राई नाइट्रो टॉलविन है ये जो है ये सबसे ज्यादा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक एक्सप्लोसिव है ट्राइनाइट्रोटॉलविन, ठीक है। जो ये ट्राइनाइट्रोटॉलविन है ये 1863 में इसकी खोज हुई और 1914 से जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश आर्मी है, उसने अपने जो बेड़े में इसको शामिल किया टीएनटी को, और उन्होंने एज ए विस्फोटक इसको इस्तेमाल किया 1940 से, जबकि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है शुरू हुआ था, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था टीएनटी, ठीक है ना, एज ए एक्सप्लोसिव। तीसरा जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डायनामाइट। तो डायनामाइट के बारे में आप सब जानते हैं कि इसका जो आविष्कारक है वो 1863 में कौन है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो इसके आविष्कारक हैं डायनामाइट के। जो डायनामाइट है वो एक अच्छा एक्सप्लोसिव माना जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल इन्हीं के नाम पर जो है वो नोबेल पुरस्कार आज तक दिए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें इस खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसके लिए डायनामाइट की खोज के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या है इसमें, बस इतना ही एक्सप्लोसिव काफ़ी है। एक टीएनपी भी होता है, टीएनपी ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये भी एक, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, प्रयोगशाला में पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। काफी क्या होता है, ये भी विस्फोटक होता है, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है हमारी औषधियाँ। कुछ औषधियों के बारे में हमें पता होना चाहिए।
जिसमें सबसे पहले जो औषधि है वो है आपका एनेस्थेटिक, ठीक है ना। एनेस्थेटिक का मतलब है ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं, बेहोशी लाती हैं, बेहोशी लाती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ये एनेस्थेटिक है। जिसमें सबसे पहले जो है वो हम सब जानते हैं, सबसे फेमस क्या है, क्लोरोफॉर्म, और जिसकी जो खोज की थी वो 1847 में किसने की थी, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो ये एक एनाल्जेसिक है, क्या, क्लोरोफॉर्म, एनाल्जेसिक का नाम है एनेस्थेटिक, ठीक है ना। उसके अलावा जो है इसका और एग्जांपल है आपका कोकीन है, ठीक है ना, ये भी एक क्या है, एनेस्थेटिक है। उसके अलावा जो है इसका जो और इस्तेमाल है वो सल्फोनिल है, सल्फोनिल, और उसके अलावा हेलोथेन, ये सारे के सारे क्या है, एनेस्थेटिक का काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है जो सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ते हैं, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करते हैं, वो कहलाती है आपकी एंटीबायोटिक्स। और इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है, आपका 1929 में जिसका आविष्कार किया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उस दवा का नाम है क्या, पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में इसकी खोज की थी। ये एक क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके अलावा इसमें है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंथामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंथामाइसिन, ठीक है। ये इसका वेरियस प्रयोग है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। थर्ड जो हमारे पास है वो है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है वो क्या होता है, वो जले, जहां पर जल कट जाता है तो घाव भरने के काम आता है, घाव भरने में प्रयुक्त होती हैं इस प्रकार की दवाइयाँ, ठीक है ना। या ब्लड फ्लो जो है अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, जिसमें कि प्रमुख रूप से है आपके उदाहरणों में फिनॉल है, आयोडीन है, और क्या क्या है, और एक्रीफ्लोविन है, एक्रीफ्लोविन, ठीक है। तो ये है आपके एंटीसेप्टिक जो कि घाव को भरने के काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट समझ लो, वो है दो रह गए, एंटी पायरेटिक और दूसरा होता है एंटी एसिड। एंटी पायरेटिक का मतलब होता है कि जो ज्वर रोधी होते हैं, ज्वर रोधी यानी कि बुखार जो होती है जब उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें कौन कौन से हमारे इस्तेमाल होते हैं, जब बुखार आता है हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पैरासीटामोल, ठीक है ना। उसके अलावा पेनिसिलिन हो गया, ना सॉरी एस्पिरिन, प्रोसिन हो गया, और पायरोमिडीन हो गया, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब पेट में एसिडिटी, जब HCl जो है वो आंतों में ज़्यादा स्रावित होता है तो उससे क्या होता है, पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हमें बाहर से कुछ ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जो कि उसको बैलेंस कर दे और न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या करें, एंटी एसिड कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इनो को लेते हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3, एल्युमिनियम
होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल थ्राइस। इस प्रकार के कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा स्टमक है आपको पता है वो HCl नाम की एक जो है अम्ल को स्रावित करता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, खाना पचाने में मदद करता है, समझ गए। तो ये, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा खा लिया या कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो क्या करेगा, ज़्यादा एसिड को रिलीज करेगा और उस एसिड को बैलेंस करने के लिए जो है वो बॉडी जो है उतनी बाइल जूस को सिक्रेट नहीं कर पाएगी, तो जिस वजह से हमें एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है भाई फाइनली हमारा चैप्टर खत्म। तो हमने आज देख लिया आपने कि इतनी सारी, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने जो है वो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके जो मैंने आपको प्रमुख केमिकल जो है वो बता दिए कि किस में क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है। पेट्रोलियम मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स से उनसे ये प्राप्त होता है। उसके बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है, अलग करके उसका वेरियस उसके प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। उसका नॉकिंग और एंटी नॉकिंग क्या होती है और उसमें ऑक्टेन नंबर क्या होता है। मैंने बताया कि जो नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर है वो क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए कि नॉकिंग जो है वो कम से कम हो किसके, किसी फ्यूल के अंदर, और उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य अवयव है ब्यूटेन, ठीक है ना। और LPG जो है उसमें जो मिलाई जाती है गंध के लिए वो क्या होती है, मिथाइल मरकप्टेन। उसके बाद CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैंने बता दिया आपको कि क्या करती है, मुख्य जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, मीथेन है। उसके बाद गैसोहल में क्या होता है, पेट्रोलियम प्लस एल्कोहल को मिक्स करते हैं 10%। उसके बाद साबुन मैंने बता दिया कि हाई फैटी एसिड और सोडियम साल्ट होते हैं साबुन, और जब जो प्रयोग साबुन नहीं कर पाता है जो है उसके लिए हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। फिर है प्लास्टिक, जिसमें थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के हो गए। फिर आया रबड़ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, किस प्रकार से। नेचुरल रबड़ नियोप्रीन का जो है वो एक तरह से आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, और उससे फिर उसमें मिक्स करके सल्फोनाइज रबड़ बनाया जाता है। फिर फाइबर में जो है वो हमने नायलॉन वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर जो है विस्फोटक या आपके एक्सप्लोसिव, जिसमें हमने RDX पढ़ा, TNT पढ़ा, डायनामाइट पढ़ा, TNP पढ़ा। एसिड जो औषधि है उसमें हमने पढ़ा कि कौन सा एनेस्थेटिक क्या होता है, और आपके एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, और आपका एंटीपायरेटिक और एंटी एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों इसी के साथ केमिस्ट्री भी समाप्त हुआ, और फिजिक्स के भी मैंने कल जो है वो सारे लेसन समाप्त कर दिए, ठीक है ना। अब आने वाली क्लासेस में हम कुछ CDP के लेक्चर जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके साथ में आपके बीच में बना रहूँगा, और साथ के साथ मैं कंप्यूटर की भी जो है लेक्चर आपको डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।